Hi everyone. As you all know that we are dealing with the Bare Act language for Constitution of India and लास्ट सेशन में हमारा ये जो बेयर एक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है विच इज़ प्रियम्बल हमने उसको कवर किया था। तो आज से हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 पार्ट्स दिए हुए हैं लॉन्ग विद देयर आर्टिकल उसको साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, पार्ट वन को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें जो 22 पार्ट्स जो 395 आर्टिकल्स में डिवाइडेड है, तो ये आर्टिकल होते क्या है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि मेरा नाम सूर्यकांत है एंड मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ, मान लो बोल दूँ एक सनबीम सिटी में पढ़ता हूँ। तो अगर आपको मुझे ढूंढना हो, क्योंकि वो तो स्कूल तो बड़ा एरिया है ना यार, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट अगर मैं ये बोल दूँ कि मैं उस स्कूल में क्लास 10th में पढ़ता हूँ, तो आप किसी से भी रेफ़र करवा के ये बोल सकते हो कि सर प्लीज़ कॉल हिम, वो क्लास 10th का स्टूडेंट है। तो इससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो इन द सेम वे हम हमारे जितने भी प्रोविजंस हैं उनको ऐसे ही क्लासीफाई किया गया है आर्टिकल वाइज। जैसे अब मान लो अगर इसमें भी वैसा ही होता है जैसा मैंने बोला कि अगर फंडामेंटल राइट्स के जो पार्ट है उसमें अगर हम पार्लियामेंट वाले आर्टिकल डाल दें या फिर प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल डाल दें तो ये थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा एंड चीज़ें जो है उलझा देंगी, है ना। तो इसलिए इन्हें मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इनके लॉज को कोडिफाइड किया गया है। कोडिफाइड का मतलब ये होता है कि इनको एक सीक्वेंस में रखना ताकि जो सारे प्रोविजंस हैं वो कंसिस्टेंट रहें और आपस में तालमेल खाए, है ना। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट वन, और जो कि हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, विच इज़ कवर्ड फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। तो चलो अब हम साथ में पढ़ते हैं। तो देखो यार, ये आपका बेयर एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। हम जो चीज़ भी डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इसी से, क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स होता है, ना कोई पीपीटी ना कुछ भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला पार्ट विच इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो हमारा पार्ट वन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसकी बात करें तो ये आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक कवर्ड है ना। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक कवर्ड है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे प्रोसीड करता है। सो देखो, अगर मैं इन बेसिक बात करूं, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी भी कंट्री को स्टेटहुड पाना है, तो अ स्टेट मस्ट possess a permanent population, a defined territory, a government, and capacity to conduct international relation। अगर किसी भी कंट्री के पास ये चीज़ें हैं, व्हाट, पॉपुलेशन, एक डिफाइंड टेरिटरी, एक गवर्नमेंट और एक कैपेसिटी टू कंडक्ट इंटरनेशनल रिलेशन, तो उस कंट्री को ही जो यूएन है हमारा वो स्टेट कंसिडर करता है ना। तो कंट्री मतलब किसी भी कंट्री को अगर स्टेट होना है तो टेरिटरी होनी चाहिए, है ना। दैट्स वाई सबसे पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका पार्ट वन है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर देखो जो दूसरा पार्ट है वो सिटीजनशिप विच इज़ पॉपुलेशन को इंसर्ट किया गया है ना। तो ये क्या शो करता है कि आपका जो कंट्री है उसके पास एक डिफाइंड टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, फर्दर आपके पास राइट्स है ना। राइट्स है, जैसे आप स्टेटहुड में पॉपुलेशन रहती है तो उसके लिए राइट दोगे, तो आप जब पार्ट 3 में आओगे तो पार्ट 3 क्या आ जाएगा, फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा, है ना। फिर उसमें एक गवर्नमेंट होना चाहिए तो पार्ट 4 में क्या आ जाएगा, पार्ट 4 में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, अगर हम पार्ट 1 में बात करें तो पार्ट 1 जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना, जो कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक दे रखा है। तो देखो आर्टिकल 1 जो है ऑफ पार्ट 1 वो क्या कहता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो आपका जो आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 है, पहले ये देख लो, आपका जो आर्टिकल 1 है
वो कितने क्लासेस में डिवाइडेड है? 3 क्लासेस में। और जो आपका आर्टिकल का क्लॉज 1 है वो क्या कहता है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स व्हाट? कि आपका जो कंट्री इंडिया है ना, आपका जो कंट्री इंडिया है, इंडिया जो है वो एक यूनियन है, वो एक यूनियन है। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए जो है एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है ना, और इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो आप जानते हो कि आपका जो कंट्री इंडिया है वो एक कॉसी फेडरल है ना। कॉसी फेडरल मतलब यूनिटरी एज वेल एज फेडरलिज्म, यहाँ पे दोनों है ना। डैट्स वाई इंडिया को कॉसी फेडरल कहा गया है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स है ना, इंडिया के जितने भी स्टेट्स है, मतलब आपका जो इंडिया है वो 28 स्टेट से मिलके बना हुआ है ना। तो हर एक स्टेट मतलब यूपी है, बिहार है ना, हर एक स्टेट एक यूनिट है, एक यूनिट है। तो इंडिया के जितने 28 स्टेट्स हैं वही पूरे यूनियन बनाते हैं, है ना, वही पूरा यूनियन बनाते हैं। दैट्स वाई मतलब देखो, हर स्टेट एक यूनिट है और उनका यूनियन ही इंडिया है। तो आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो इंडिया क्या होगा? यूनियन होगा किसका? स्टेट्स का। कितने स्टेट्स का? जितने अभी आपकी आपकी कंट्री में है ना, 28 स्टेट्स एंड जितने भी टेरिटरीज हैं उनको मिला के आपका इंडिया बना है। ठीक है, नाउ द स्टेट्स, देखो अब जो क्लॉज 2 है वो क्या कहता है? द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो आप जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल देखोगे, और लेट मी शो यू, देखो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बताता है। ऑन पेज नंबर देखो, पहला शेड्यूल दे रखा है 173 पे पेज नंबर। तो पेज नंबर 173 पे आप जब देखोगे, देखो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 आर्टिकल 1 से 4 है। तो इसमें द स्टेट्स को बताया है, मतलब द स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को स्पेसिफाई किया गया है ना, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। और इसमें बताया गया कि कैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से हमारा जो स्टेट्स है वो बनते चला आया है ना, उनको स्पेसिफाई किया गया किसमें? फर्स्ट शेड्यूल में। तो आपका आर्टिकल 1 का जो क्लॉज 2 है वो क्या कहता है? द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। दैट मीन्स कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं स्टेट्स उन्हीं टेरिटरीज को रिकॉग्नाइज करता है जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं। ठीक है, अभी हमने देखा ना फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, अब देखो जो आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 है वो क्या कहता है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, एरिया। तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो कंप्राइज किसका होगा? वो किससे मिलके बना होगा? द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। यूनियन टेरिटरी की जो स्पेसिफाइड फर्स्ट शेड्यूल में है वो क्या क्या है? देखो कितनी यूनियन टेरिटरी है आपके। दिल्ली है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, दादर एंड नागर हवेली है दमन दीव है, पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है ना। तो ये सारी जो यूनियन टेरिटरी है और जो स्टेट्स है वो मिलके क्या बनेगा? फर्स्ट शेड्यूल में ये दे रखा है ना यार, ये यूनियन टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है। तो ये जो सारे स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी है ये मिलके क्या बनेगा? आपका जो कंट्री का इंडिया, आपके इंडिया का जो टेरिटरी है वो इन्हीं से मिलके बना हुआ है। ठीक है, थर्ड देखो, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो हो सकता है इन फ्यूचर में इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर कर ले तो वो भी इंडिया का ही हिस्सा हो जाएगा, है ना। तो हमने अभी क्या पढ़ा? आर्टिकल 1 में 3 क्लासेस। पहले में हमने ये जाना कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। दैट मीन्स कि जितने भी स्टेट है वो एक यूनिट होंगे और उन्हीं का यूनियन भारत कहलाएगा या फिर इंडिया कहलाएगा। ठीक है, और हमने दूसरा जो क्लॉज है आर्टिकल 1 का, उसमें क्या पढ़ा?
द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल को हमने देखा कि इसमें जैसे स्टेट्स एंड टेरिटरी मेंशन है वो। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्या कहता है, द ट्रीटी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ। तो अभी जैसा मैंने बताया कि जितने भी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी है, या फिर इन फ्यूचर कोई ऐसा टेरिटरी, ऐसा क्षेत्र जो आपका कंट्री इंडिया एक्वायर कर ले, वो किसकी टेरिटरी हो जाएगी, टेरिटरी ऑफ इंडिया की हो जाएगी। नाउ अब आर्टिकल 2 देखो। आर्टिकल 2 है आपका एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो देखो अगर पार्लियामेंट चाहे, है ना, बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो देखो आर्टिकल 2 आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो बाय लॉ एडमिट कर सकता है यूनियन में। यूनियन में मतलब यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स में, है ना, किस यूनियन में, यूनियन ऑफ स्टेट्स की यूनियन में कोई नए स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकता है ना, को इंट्रोड्यूस कर सकता है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि किसी भी क्षेत्र को, किसी भी टेरिटरी को हमें इंडिया के यूनियन ऑफ स्टेट्स में इंसर्ट करना है, तो पार्लियामेंट में बाय लॉ उसे कर सकती है, अगर उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करना उचित है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 2A जो क्या था हमारा, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, इसको ओमिट कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है बाय 36th अमेंडमेंट। तो ये अब आर्टिकल काम का नहीं है। नाउ आर्टिकल 3 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज आर नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट में बाय लॉ, है ना, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो नए स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज कर सकते हैं, अल्टरेशन मतलब चेंज कर सकते हैं बाउंड्रीज एरियाज को, अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज आर नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो जो पार्लियामेंट है वो मे बाय लॉ किसी भी नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है, उसके एरिया को चेंज कर सकती है, उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकती है, उसके नेम मतलब जितने भी जो स्टेट्स के नेम हैं उनको भी चेंज कर सकता है पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है, तो देखो जो आर्टिकल 3 का क्लॉज ए है वो क्या कहता है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। देखो अगर मान लो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से ही तो कट के हमारा उत्तराखंड हुआ है ना। तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो बाय लॉ किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट का सेपरेशन करके कोई एक अलग टेरिटरी बना सकती है ना। तो हमने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ, तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आर बाय यूनाइटिंग 2 or more स्टेट्स आर पार्ट्स ऑफ स्टेट्स आर बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो देखो जो पार्लियामेंट है वो मे बाय लॉ फॉर्म कर सकता है नया स्टेट बाय सेपरेशन। हमने देखा अब यूपी से जैसे हमारा उत्तराखंड अलग हुआ है ना, या फिर यूनाइट कर सकती है 2 or more स्टेट को कि वो एक स्टेट हो जाए। अगर फिर से अगर मान लो अगर इसका मन हुआ कि चलो उत्तराखंड को यूपी में ही घुसा दे, तो ये भी कर सकता है, वापस ही उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। आर पार्ट्स ऑफ स्टेट्स बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू एनी पार्ट। तो ठीक है, दैट मीन्स कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी भी स्टेट से कोई एक टेरिटरी को सेपरेट भी कर सकता है, चाहे तो उस स्टेट में कोई टेरिटरी को यूनाइट भी कर सकता है। तो आपका जो आर्टिकल 3 क्लॉज ए यही कहता है। तो अब देखो आर्टिकल 3 क्लॉज बी क्या कहता है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। तो वही बात है, अगर यूपी का एरिया बढ़ाना है तो मान लो उत्तराखंड का कुछ ले लो, तो पार्लियामेंट एम्पावर है कि वो स्टेट किसी भी स्टेट के एरिया को भी इंक्रीज कर सकता है। आर्टिकल 3 का क्लॉज सी क्या कहता है, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। मतलब अगर आपका पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी भी एरिया का जो टेरिटरी है, साइज है, उसको डिमिनिश कर सकता है। डिमिनिश मतलब छोटा भी कर सकता है।
फिर पार्लियामेंट में बाई लॉ अगर चाहे तो एल्टर कर सकता है बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। अब फिर देखो अगर आप पार्लियामेंट चाहे तो वो एल्टर कर सकता है नेम ऑफ एनी स्टेट, तो ये आर्टिकल 3 क्लॉज ई में दे रखा है। देखो नाउ, provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of parliament except on the recommendation of president। दैट मीन्स कि जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड ना करे तब तक पार्लियामेंट जो है वो बिना बिल पास किए, बिना बिल को लाए ये सारे जो चेंजेस है वो कर सकती है ना पार्लियामेंट में बाय लॉ, ठीक है। एंड अनलेस where the proposal content in the bill affects the area boundaries or names of any other state, the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference, or within such further period as the president may allow, and that period so specified are allowed has expired। तो देखो अगर पहले तो जो पार्लियामेंट है वो बिना कोई बिल लाए ही किसी भी स्टेट के में ये सारी चीज़ें कर सकती है, ठीक है। बट इसके लिए जो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन है वो इम्पॉर्टेंट है अल्टीमेटली। फिर अगर देखो अगर जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट का एरिया बाउंड्री नेम चेंज करना चाहता है तो इसके लिए प्रेसिडेंट पहले उस स्टेट के लेजिस्लेचर से उसका व्यू पूछेगा, है ना, कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। तो उसके बाद देयर ऑन within such period as may be specified in the reference, or within such further period as the president may allow, and the period so specified allowed has expired। तो देखो तब तक उस पीरियड के लिए जब तक जो प्रेसिडेंट है, जितने भी स्टेट के लेजिस्लेचर है उनसे व्यू मांगेगी कि अगर आप जो पार्लियामेंट ये करना चाह रहा है तो क्या आप उससे सहमत हो। तो अगर मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला या फिर उस पीरियड तक मतलब प्रेसिडेंट उनको मतलब अगर ऐसा करने से किसी भी स्टेट के लेजिस्लेचर को कोई आपत्ति नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है वो अलाउ कर देगा पार्लियामेंट को कि वो चाहे तो मतलब जो भी ये सारी जो चीज़ें हैं कि वो फार्म कर सकता है, नया स्टेट इंक्रीज कर सकता है, एरिया ऑफ न्यू एनी स्टेट छोटा कर सकता है किसी भी एरिया की स्टेट को, है ना। तो ये सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज ए टू ई, स्टेट इंक्लूड्स द यूनियन टेरिटरी। देखो इन दिस आर्टिकल, देखो जो हमने अभी आर्टिकल पढ़ा क्लास ए टू ई, स्टेट का क्या मतलब है। स्टेट जो है वो इंक्लूड करता है यूनियन टेरिटरी को भी। डैट मीन्स कि जो पार्लियामेंट है वो बस स्टेट का ही नहीं, जितने भी हमारे 7 यूनियन टेरिटरी है उनके भी नेम को चेंज कर सकता है, एरिया को चेंज कर सकता है ना, उनकी बाउंड्री को चेंज कर सकता है, उनके एरिया को छोटा कर सकता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी भी आता है स्टेट में, बस स्टेट नहीं, जितने भी आपके यूनियन टेरिटरीज है केंद्र शासित प्रदेश वो भी आते हैं, ठीक है। आपका एक्सप्लेनेशन 1 यही कहता है। बट इन द प्रोविजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। बट अगर हम नियम में देखें तो स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट जो है वो यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड नहीं करता, बट इस रेफर्ड आर्टिकल में स्टेट जो है वो इंक्लूड करेगा यूनियन टेरिटरी को भी। नाउ एक्सप्लेनेशन 2 देखो, द पावर conferred on Parliament by Clause A includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory or any other state or union territory। तो देखो जो आप प्रोविज़न देखोगे तो क्लॉज ए में जो दे रखा है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन of territory from any state, or by uniting 2 or more states or parts of state, or by uniting any territory to a part of any state। इसका क्या मतलब है कि जो आपका पार्लियामेंट है ना वो बस
अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी को नहीं, किसी भी और स्टेट और यूनियन टेरिटरी को यूनिफाई कर सकता है ना, या फिर उनसे सेपरेट करा सकता है, ठीक है। नाउ जो इसका आखिरी आर्टिकल है, आर्टिकल 4, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment of first and fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters। तो देखो जो आपके लॉ आर्टिकल 2 and 3 में दे रखे हैं वो क्या प्रोवाइड करता है, अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है किनको किनको, फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है आपने देखा उसमें क्या मेंशन है, फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाई किया गया है, और जो चौथा शेड्यूल है उसमें आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो उसमें अमेंडमेंट के लिए मतलब आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 जो है प्रोवाइड करता है अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, और उससे जितने भी रिलेटेड जितने भी एडिशनल और इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर है उसको भी आर्टिकल 2 एंड 3 जो है मतलब वो चाहे तो पहले और चौथे शेड्यूल में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखो आर्टिकल 4 का क्लॉज 1 क्या कहता है, एनी लॉ रिफर्ड टू इन आर्टिकल 2R3 shall contain such provisions for the amendment of first schedule and fourth schedule as may be necessary to give effect to the provision of the law। तो देखो आर्टिकल 2 and 3 जो है वो चाहे तो फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में कोई भी अमेंडमेंट ला सकते हैं जो कि नेसेसरी हो कि वहाँ मतलब जो लॉ दे रखा है आर्टिकल 2 एंड 3 में उसके प्रोविज़न को इफ़ेक्ट देने के लिए ऐसी चीज़ें जो नेसेसरी हो तो उसके लिए पहले और चौथे शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। एंड may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions including provision as to representation in parliament and in the legislature or legislature of the states affected by such law as parliament may deem necessary। तो देखो बस ये अमेंडमेंट ला सकता है, बट उसके अलावा भी जितने भी ऐसे मैटर्स है ना जो रिगार्डिंग टेरिटरी हो तो उसके लिए जो पार्लियामेंट है उसको जो नेसेसरी लगता है वो वहाँ के लेजिस्लेचर मतलब स्टेट के लेजिस्लेचर के सामने रिप्रेजेंट करके उसमें चेंजेस ला सकता है ना। नाउ आर्टिकल 4 का जो क्लॉज 2 है वो क्या कहता है, नो सच लॉ एज एफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। तो देखो जितने भी लॉ इसमें दे रखे हैं है ना वो एक सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं है ना, मतलब पार्लियामेंट एक सिंपल मेजॉरिटी से ये सारे चेंजेस जो आपके आर्टिकल 3 में दे रखे हैं आर्टिकल 2 में दे रखे हैं इनको ला सकता है, ठीक है। उसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, मतलब सो दिस इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 368। जो पार्लियामेंट चाहे तो मे बाई लॉ वो एक सिंपल मेजॉरिटी से ये सारे चेंजेस ला सकती है। सो ये हमारा जो पार्ट 1 है फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 वो कवर हो गया। सो आगे हम जो सिटीजनशिप है जो कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है उसको कवर करेंगे। थैंक यू।